आज हमारे चैनल ने 1 महीना पूरा कर लिया है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर योर लव। और आपने इस 1 महीने में भी बहुत लव एंड सपोर्ट दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं उन टॉपिक्स में से जो टॉपिक आपने बहुत पूछा था कि कैसे हमने 2 साल में कनाडा में अपने 2 घर ले लिए। सो गाइस, ये जो जर्नी थी दैट वाज फुल ऑफ एक्साइटमेंट, चैलेंजेस एंड सरप्राइजेस। बट कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। फाइनली बहुत सारे अप एंड डाउन, सेटबैक्स और चैलेंजेस के बाद भी हम ले पाए 2 घर। तो ये जर्नी आपके साथ शेयर करते हैं। हो सकता है हमारे एक्सपीरियंसेस से और हमारी गलतियों से, हमारी लर्निंग से आपको कुछ फायदा हो जाए। सो गाइस, क्या क्या हमें पापड़ बेलने पड़े और कितनी हमने मिस्टेक्स करी, उन गलतियों से फिर हमने क्या क्या सीखा, ये जर्नी आपके साथ शेयर करते हैं हम यहाँ। तो जब हम 2018 में कनाडा आए थे दुबई से, वी वर वेरी क्लियर कि जिस दिन हमें बैंक से मोर्गेज मिल जाएगी, लाइक हम मोर्गेज लेने के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, वी शुड बी रेडी टू बाय अ हाउस। क्योंकि लकीली दुबई से हम लोग कुछ डाउन पेमेंट लेकर आए थे। तो हमें यहाँ 2 चीजें चाहिए थी। पहली चीज थी कि हम दोनों के पास फुल टाइम जॉब होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, हम दोनों के पास एक अच्छा क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। तो जैसे हम जुलाई में यहाँ लैंड हुए थे, अगस्त में मेरे पास फुल टाइम जॉब थी और अमित के पास फुल टाइम जॉब थी अक्टूबर में। 3 महीने हमें फिर भी वेट करना था क्योंकि आपको प्रोबेशन कंप्लीट करना होता है। बैंक्स आपको मोर्गेज आपका प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद और जॉब सिक्योर होने के बाद ही देते हैं। तो क्लोज टू आप मानकर चलिए कि दिसंबर या जनवरी में वी वर एलिजिबल टू बाय अ हाउस इन कनाडा। सो नवंबर में जैसे हमें पता चला कि वी आर एलिजिबल टू बाय द हाउस, वी स्टार्टेड आवर सर्च फॉर आवर हाउस। कुछ चीज़ें थी जो हमारे दिमाग में क्लियर थी एक घर को लेकर कि हमें उस घर में क्या क्या चाहिए है। लाइक फर्स्ट चीज़ थी कि हमें डिटैच्ड घर चाहिए था, क्योंकि डिटैच्ड घर की वैल्यूज दूसरे घर के कंपैरेटिवली ज़्यादा बढ़ती है, ज़्यादा तेजी से बढ़ती है। ये केस 2018 में था। आजकल कनाडा की स्पेशली जीटीए की मार्केट, ग्रेटर टोरंटो एरिया की मार्केट इतनी क्रेजी है कि बस घर होना चाहिए, वैल्यू हर चीज की बढ़ रही है। बट बैक इन 2018 हमारे एजेंट ने हमें ये सजेस्ट किया था कि अगर आप एक डिटैच घर लेते हैं तो आपकी घर की वैल्यू अच्छी बढ़ जाती है। सेकेंड चीज जो हमें चाहिए थी, हम बहुत पर्टिकुलर थे कि हमें वो घर चाहिए है जिसमें बेसमेंट हो और उस बेसमेंट से रेंटल पोटेंशियल हो, ताकि आपको मोर्गेज में भी थोड़ा हेल्प मिल जाए और बैंक्स उन घरों की अप्रेजल थोड़ी अच्छी वैल्यू पे कर देते हैं। राइट। एंड तीसरा, हम ब्रैम्पटन में ही घर देख रहे थे क्योंकि उस टाइम जब हम घर देखना स्टार्ट किया था हमने, उस टाइम ब्रैम्पटन की मार्केट बहुत क्रेजी थी। एक घर पे 50-50 ऑफर आ रहे थे। तो वी वर श्योर कि अगले कुछ सालों तक ये चीज ऐसे ही चलेगी और हमारे घर की वैल्यू डेफिनेटली इंक्रीज ही होगी। और दूसरा, अमित की जॉब भी ब्रैम्पटन में थी और मेरी जॉब भी ब्रैम्पटन के क्लोज थी। तो जहां मेरी जॉब थी ब्रैम्पटन से उसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी। तो हम लोग ब्रैम्पटन मार्केट में ही घर देख रहे थे। तो घर देखने शुरू किए थे नवंबर में और घर जाके मिला अप्रैल में। सो मई में हमारे फर्स्ट घर की क्लोजिंग हुई थी और वो घर हमने परचेज किया था 640,000 का, जिसमें हमने 20% डाउन पेमेंट करी थी एंड रिमेनिंग 512,000 का हमें मॉर्गेज मिला था। अब हमने 20% डाउन पेमेंट क्यों किया? आपको कनाडा में अगर आप फर्स्ट घर लेते हो तो आपको 5% डाउन पर भी घर मिल जाता है, 10% डाउन पर भी घर मिल जाता है, इनफैक्ट 15% पर भी मिल जाता है। लेकिन अगर 20% से आपकी डाउन पेमेंट कम है तो आपको एक CMHC इंश्योरेंस लेना पड़ता है। CMHC इज कैनेडियन मॉर्गेज हाउसिंग कॉर्पोरेशन। दिस इज एन इंस्टीट्यूट जो आपको परमिट करता है कि अगर आप घर के लिए 5% या 10% डाउन पेमेंट कर रहे हो, 20% से कम डाउन पेमेंट कर रहे हो, तो बैंक्स आपको मॉर्गेज देते हैं एक इंश्योरेंस के साथ, ताकि बैंक भी उस पर्टिकुलर बिगर अमाउंट के लिए इंश्योर्ड हो जाए। वी डिड नॉट वांट टू पे दैट इंश्योरेंस अमाउंट, क्योंकि ये एक इंश्योरेंस प्रीमियम ही है। अगर 4-5 साल में अपना घर बेच दोगे तो उसकी कोई वो रिटर्न नहीं है। दैट समथिंग एक्स्ट्रा यू नीड टू पे बिकॉज यू आर पेइंग लेस देन 20%। लकीली हमारे पास 20% डाउन करने के लिए था, तो हमने अपने घर में 20% डाउन किया। 5,12,000 की हमने मोर्गेज ली और अपने पहले घर में एंटर कर लिया। सो गाइस, 1 साल बहुत अच्छा निकला। नो फीडबैक्स, नो चैलेंजेस, सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। बट फिर दिमाग खराब होना शुरू हुआ। उसके बाद हमें पता चला कि हमारे नेबरहुड में एक घर जो बिल्कुल हमारे जैसा था 755,000 का सेल हुआ है और हमें तो अपना घर 640 में लिया था और मोर्गेज तो उसके ऊपर 512 थी। तो दिमाग खराब होना ये शुरू हुआ कि क्यों ना बैंक के पास जाएं और बैंक को बोले कि अब ये हमारा घर 7.5 लाख का है, 7,50,000 का है, आप हमारे बैंक हमारी मोर्गेज को रीफाइनेंस कर दीजिए और बचा हुआ पैसा हमें दे दीजिए। सो बैंक में हमने रीफाइनेंस के लिए रिक्वेस्ट डाली। बैंक ने घर का अप्रेजल किया। अप्रेजल इज दे कम एंड चेक द वैल्यू ऑफ द हाउस और सिमिलर हाउसेज इन दैट नेबरहुड।
तो बैंक ने डिसाइड किया कि इस घर की वैल्यू एक्चुअल में 750,000 हो चुकी है और उस अमाउंट के ऊपर बैंक ने 20% अपने पास रखा, बैलेंस अमाउंट हमें रिलीज कर दिया। तो हमें कितना अमाउंट मिला? अब 5,12,000 का हमारा इनिशियल लोन था। 1 साल के बाद हमने रीफाइनेंसिंग कराई थी। इस 1 साल में हमने कुछ प्रिंसिपल अमाउंट बैंक को वापस किया था, लेकिन रीफाइनेंसिंग की कुछ कॉस्ट भी आई थी। तो नेट हमें जाकर बैंक से मिला था 100,000। दैट मीन्स $1,00,000 हमें बैंक से मिला था। 30 या 40,000 कुछ हमारे पास अपनी सेविंग्स पड़ी हुई थी। तो हमें लगा कि यार $1,30,000, $1,40,000 हमारे हाथ में है और इस बार हम लोग 20% डाउन नहीं करने वाले, CMHC इंश्योरेंस ले लेंगे, 10% डाउन करेंगे और एक बहुत अच्छा घर दूसरा ले लेते हैं। इसी कैलकुलेशन के साथ हमने अपने सेकंड घर की सर्च स्टार्ट करी और हमें ये घर पसंद आया जिस घर में हम अभी हैं। ये घर हमने लिया था 8,26,000 का। दिमाग में कैलकुलेशन क्या थी कि 10% डाउन करेंगे, दैट मीन्स क्लोज टू 82,000-83,000, 15-20,000 क्लोजिंग में लग जाएगा, 1,00,000 में सारा मामला निपट जाएगा और हम लोग सेफ और सिक्योरली 2 घरों के मालिक बन जाएंगे। अब स्टार्ट हुई टेंशन्स। कहते हैं ना कि जो भी आप सोचते हो सब कुछ वैसे नहीं जाता। तो हमने इस घर पे ऑफर डाल दिया, ऑफर एक्सेप्ट हो गया और अब हमें करनी थी क्लोजिंग। तो अब हम बैंक के पास गए और हमने बैंक को बोला कि अब हमें एक और घर लेना है। लकीली हम लोग मोर्गेज के लिए क्वालिफाई, उस अमाउंट के लिए क्वालिफाई करते थे, बट जब बैंक ने देखा कि हम लोग डाउन पेमेंट कर रहे हैं 10%, तो बैंक ने बोला आपको मोर्गेज नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि बैंक ये कंसीडर करता है कि अगर वो प्रॉपर्टी आपकी प्राइम रेजिडेंस नहीं है तो आपको 20% डाउन करना पड़ेगा। अब हमारी प्राइम रेजिडेंस था हमारा पहला हाउस और दूसरा हाउस बैंक ने कंसीडर किया एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और ऐसा भी नहीं है, जब भी अगर आप एक घर रख कर दूसरा घर लेते हो तो बैंक कभी भी न्यू हाउस को आपकी प्राइम प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं करता। नहीं तो एक रूल है कि सेकेंड प्रॉपर्टी आपको 20% डाउन पर ही लेनी है। अब ये चीज हमें नहीं पता थी। क्या करें, हमारे पास तो 10% डाउन था और 20% डाउन करना वॉज अ ह्यूज अमाउंट। हमारे पास क्लोज टू उस टाइम पर था $130,000 और हमने कैलकुलेशंस करी कि हमें 20% डाउन करने के लिए 165,000 चाहिए, फिर 15,000 चाहिए हमें क्लोजिंग फीस के लिए और 5-7 हज़ार लॉयर का और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज का ऊपर नीचे मिलाकर क्लोज टू हमें 180,000-190,000 चाहिए था और हमारे पास था 130,000। तो हमारे पास $50,000-60,000 कम पड़ रहे थे। अब वो 50-60 हज़ार का क्या करें? कुछ नहीं था गाइस हमारे पास, क्योंकि हम अपनी सारी सेविंग्स जोड़कर ये 30,000 लेकर आए थे। तो $50,000-60,000 देयर वाज नो वे वी कुड हैव इट इन नेक्स्ट 15-20 डेज, जो हमारी क्लोजिंग की डेट थी इस घर के लिए। तो हमने सोचा देयर इज नो वे वी कैन गो विद दिस हाउस और हमें ये डील वापस लेनी पड़ेगी। 20,000 हमने बुकिंग अमाउंट दिया था इस घर का, तो हमें लगा इट्स ओके, लेट दैट 20,000 गो एंड हम ये डील नहीं करेंगे। बट दैट वाज नॉट द एंड। फिर आया एक और ट्विस्ट और वो ट्विस्ट था ये, इसके बारे में भी हमें नहीं पता था। दूसरी गलती, लाइक देख रहे हो कि कितने नेव थे हम लोग, कोई नॉलेज नहीं है, सोच रहे दिमाग में कि 10% लेकर एक दूसरा घर लेने चले जाएंगे और ऑफर भी डाल दिया और उसके बाद पता चला कि 20% डाउन करना है। और जब हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमने सोचा डील से बैकआउट कर जाते हैं, सिर्फ 20,000 का नुकसान होगा। तब हमारे एजेंट ने हमें बताया कि अगर ये घर कम अब दोबारा मार्केट में आएगा, क्योंकि आप तो डील से पीछे जा रहे हो, अब आपने ये घर लिया 826,000 का, अगर ये घर कम वैल्यू का मार्केट में गया तो डिफरेंस ऑफ द अमाउंट आप लोगों को पे करना पड़ेगा, मतलब हमें पे करना पड़ेगा। और वो टाइम था पीक कोविड का टाइम। जो अमाउंट था जो हमें पे करना पड़ सकता था वो कोई नहीं जानता था कितना होगा। हो सकता है ये जो घर हमने 826 का लिया है वो नेक्स्ट टाइम 800 का जाता, तो जो 26,000 का डिफरेंस है we were liable to pay that amount, the difference. और बुकिंग अमाउंट तो हमारा जा ही रहा था, मतलब 20,000 तो हम अपनी मर्जी से छोड़ने को तैयार थे और उसके ऊपर कितना फटका लग जाता किसी को नहीं पता। 25,000, 30,000, 10,000, दैट कुड बी एनीथिंग। मतलब घर तो मिलेगा नहीं, बची कुची जितनी भी सेविंग्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। तो ये हमारी सिचुएशन थी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। और मतलब देयर वर 3-4 days when I cried every single day. I was so scared that what has happened. और then somebody came to rescue. yes, thank you so much। वो टाइम था जब हमारी फैमिली वो टाइम था जब एक्चुअली में हमारी लाइफ में एंजल्स आए। जिस से भी बंदे से हमने हेल्प मांगी सबने हमारी हेल्प करी। आई नो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस और लोगों के
स्टोरीज होंगी जब फैमिली ने साथ नहीं दिया, फ्रेंड्स ने साथ नहीं दिया, कहते हैं ना कि जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो सारे छोड़कर चले जाते हैं, बट हम उस टाइम हमें रियलाइज हुआ कि हाउ लकी वी आर। हमने जिससे भी हेल्प मांगी और जिसको अपनी स्टोरी बताई कि हम लोग बेवकूफ थे, हमें नहीं पता था कि अगर हम डील से वापस आएंगे तो हमें डिफरेंस पे करना पड़ेगा, और अब हम क्या करें, एवरी सिंगल पर्सन ऑफर्ड हेल्प टू अस। और ऐसे 2-3 एंजल्स थे जिनकी हेल्प लेकर वी वर एबल टू क्लोज द हाउस। हमें 50,000 लोन मिला अपने फ्रेंड्स और फैमिली से, जो डिफरेंस ऑफ द अमाउंट हमें चाहिए था, और फाइनली वी वर एबल टू क्लोज दिस हाउस ऑन टाइम। सो इस घर की हमारी क्लोजिंग हुई 7th of August को, एंड सेम डे विद द की माई मॉम वॉज हियर, वी एंटर्ड इन दिस हाउस। यस, सो गलतियां क्या करी हमने? गलती ये करी कि बिना पूरी इंफॉर्मेशन लिए हम लोग मार्केट में निकल पड़े, और ये भी नहीं पता था कि ये ऐसा कुछ क्लोज होता है कि आप एक बार डील साइन करने के बाद वापस नहीं जा सकते जब आपका पीरियड 5 days पीरियड एंड या कंडीशनल पीरियड ओवर हो जाता है। अच्छी चीज़ हमने क्या करी? अच्छी चीज़ हमने ये करी कि हमने फर्स्ट घर की जो डाउन पेमेंट थी वो हमने 20% करी, जिसकी वजह से हम एक बड़ी मॉर्गेज अमाउंट के लिए एलिजिबल थे। यस, और क्योंकि 20% का स्टेक उस घर में हमारा था, तो बैंक ने रीफाइनेंस करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं की। वो घर अच्छी वैल्यू पे अप्रेज हो गया, तो हमने अपना पहला घर लेते हुए ये ध्यान रखा कि हम ऐसी प्रॉपर्टी ले जिसकी वैल्यू अच्छी बढ़े। वो घर बहुत नया नहीं है, एक बंगलो है, 3 bedroom डिटैच बंगलो है, बट उसकी वैल्यू आज 950,000 है। मतलब अगर उसको दोबारा अप्रेजल कराने जाएं तो $2 लाख, $3 लाख हाथ में अभी भी आ जाएगा, और अगले अप्रैल या मई में हम लोग तीसरा घर भी ले पाएंगे, बट नहीं लेंगे बिकॉज हमारी इनकम इतनी नहीं है अब कि हम एक तीसरी मोर्गेज के लिए क्वालिफाई कर सकें। GTA की मार्केट बहुत क्रेजी है फ्रेंड्स। ये घर हमने लिया था 826,000 में, और आज इस घर की वैल्यू कितनी होगी? मिनिमम 950,000 आई वुड से। तो दोनों ही घरों की वैल्यू क्लोज टू $950,000 है, जबकि अब उस घर की मोर्गेज है हमारी 750 पर, जिस पे 20% डाउन हमारा है, तो उस घर पे हमारी मोर्गेज है 600,000 फ्रॉम द बैंक, और इस घर की मोर्गेज है, क्योंकि ये घर हमने 826 का लिया था, अगेन 20% डाउन किया था, तो इस घर की मोर्गेज है हमारी 665,000 टू क्लोज टू 1,260,000 का टोटल मोर्गेज अमाउंट है हमारे ऊपर। बहुत सारी मोर्गेज है। ओके, तो अब मैं आपको बताती हूँ हम दोनों घरों को मैनेज कैसे कर रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट हाउस है वो हमारे ऊपर लायबिलिटी बिल्कुल नहीं है। वो घर हम देते हैं एयरबीएनबी पर, और उसकी मोस्ट ऑफ द टाइम 100% ऑक्यूपेंसी रहती है, और उस घर से एयरबीएनबी से हमें इतना इनकम आ जाता है कि उस घर का मोर्गेज, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, यूटिलिटीज सब कुछ कवर होने के बाद वो कुछ इनकम हमें इस घर के सपोर्ट के लिए दे ही देता है। और इस घर के हमारे क्या एक्सपेंसेस हैं, कितनी मॉर्गेज है, ये हमने पिछली वीडियो में शेयर किया ही है। आप उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आप अगर दोबारा देखना चाहें तो। और आज के लिए इतना ही। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कीजिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। और अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय।